जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस युद्ध क्षेत्र में मुझे अपनी सैन्य सेवा के दौरान पूरे 2 साल सेवा करने का मौका मिला, कहेंगे कि कार्य करने का मौका मिला। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ 16,000 फीट की हाइट में हाड़ कपा देने वाली -30 से लेके -35 डिग्री टेम्परेचर, नवंबर का महीना। हमारे जवानों के पास भाई न अच्छा विंटर क्लोथिंग था, न लड़ने के लिए एमुनेशन था, और न ही राशन था। और इवन हमारी आर्टिलरी भी, हम ऐसे पॉइंट पे बैठे थे, अगर हम आर्टिलरी सपोर्ट भी मांगते ना तो वो आर्टिलरी सपोर्ट भी हमें नहीं मिल पाती। जी हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ 13 कुमाऊँ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी एक ऐसे हाइट पे डिप्लॉय थी। जब मैं अब मैं प्रेजेंट पे आता हूँ, जब हम लोग, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, हमारी टीम वहाँ पे जाती थी पेट्रोलिंग करने। जब हम एक जगह पे अगर 2 मिनट खड़े रह जाते थे ना, इतनी तेज़ हवा मारती है वहाँ पे कि ऐसा लगता है कि मतलब हवा उड़ा के ले जाएगी। तो उन वीर सैनिकों ने, उन बहादुर जवानों ने जो वहाँ पे वॉर लड़ी हुई है, उसी को मैं अपने शब्दों में बयां करता हूँ। देखो, मैं एक अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो देखे रजंगला वॉर के, और लोगों ने बहुत अच्छे से, वो अच्छे ऑरेटर हैं, वो टीचर हैं, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में जो मेरी आंखों देखी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं रजंगला वॉर की। जी हाँ, वही रजंगला जो तांगसे ब्रिगेड के चुशूल सेक्टर में एक जगह आती है रजंगला, जिसके बाएं तरफ हम अगर नज़र डालते हैं ना, जो मगर हिल और गुरुंग हिल है, देखो दोनों चोटियों पे मैंने पेट्रोलिंग की है। रजंगला हिल पे तो हमारी पेट्रोलिंग महीने में 1 या 2 बार चले जाती थी, और मैंने उस पर 6 से 7 बार पेट्रोलिंग की है। तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ जो अभी सिनेरियो है करंट में, जो वॉर जोन था, उसकी क्या सिचुएशन है, वो आपके सामने पूरा शेयर करूँगा और वॉर हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ। हम सब ने 1962 वॉर के बारे में सब ने पढ़ा हुआ है। तो अक्टूबर नवंबर का 1962 था, जब हमारी लगातार पोस्ट गिर रही थी ना, तब 13 कुमाऊँ की चार्ली कंपनी के 122 सोल्जर जो रजंगला हिल पर पोस्टेड थे, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर और हायर हेडक्वार्टर ने जो है कंपनी कमांडर को बोला था कि आप लोग पीछे हट जाइए, जान बची रहेगी तो हम दोबारा से युद्ध लड़ लेंगे। लेकिन देखो, कंपनी कमांडर साहब होते हैं ना, देखो बटालियन भी पीछे डिप्लॉय है, वहाँ तो चार्ली कंपनी, एक ही कंपनी डिप्लॉय थी वहाँ पर, चार्ली कंपनी। तो कंपनी कमांडर साहब ने सिचुएशन भांप ली थी कि अगर हम, मेरा मानना है ये, देखो कंपनी कमांडर साहब ने उस समय क्या सोचा होगा क्या नहीं, अगर मैं उस टरेन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी कमांडर साहब ने ये सोच लिया था कि अगर हम पीछे भी हटेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर डटे रहने का फैसला किया। तब देखो, कंपनी कमांडर साहब होते हैं, उनके अंडर वहाँ पे 122 सोल्जर थे। तो कंपनी कमांडर साहब क्या है, सभी सोल्जर्स की राय जान लेते हैं। भैया, वो कंपनी कमांडर साहब की राय थी, लेकिन वहाँ पर जब एक टीम की बात आती है तो टीम पे कंपनी कमांडर साहब ने सभी जवानों की राय जाननी चाहिए। और कंपनी कमांडर साहब ने बोल दिया कि अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो हट जाइए। तो पता है उन सोल्जर्स का क्या जवाब था? सर, मेरे बाप दादा चाचा, इवन मेरा पूरा गांव ना सेना में है। अगर मैंने कदम पीछे हटा दिए साहब, तो मैं गांव में भगोड़ा कहलाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे मामा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे चाचा मुझे भगोड़ा कहेंगे।
तो साहब मैं तो पीछे नहीं हट सकता। देखो, अगर कंपनी कमांडर साहब के पास ऐसे सोल्जर है ना, तो कंपनी कमांडर साहब को कितना जोश आया होगा, ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपने वर्ड्स। और जब सोल्जर ये कहें कि साहब हमारे यहाँ ना विजय और वीरगति का रिवाज है, पीछे हटने का रिवाज नहीं है, तो उस कंपनी का जोश और मोरल कैसा होगा, मैं आप लोग खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस कंपनी कमांडर साहब को कितना जोश होगा जब उनके सोल्जर ये कहते हैं कि सर हमारे यहाँ विजय और वीरगति का रिवाज है, पीछे हटने का रिवाज नहीं है। वो अहीर थे जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ विजय और वीरगति का रिवाज है। जब मैं ये आज आपके सामने स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये वॉर डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, तो गूज बम्ब उठाते हैं यार एकदम से कि यार जब एक सोल्जर कहता है कि जब हम कहते थे, या वो सोल्जरों ने कहा होगा जो 1962 में लड़ रहे थे कि सर हमारे यहाँ विजय और वीरगति का रिवाज है। तो जब 62 वॉर चल रहा था, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की और लद्दाख सेक्टर की, तो सबको पता था कि भैया चाइनीज जो है एंटर कर चुका है। तो हमारे कंपनी कमांडर साहब को भी पता था कि लगभग 3000 सोल्जर जो चाइनीज़ ब्रिगेड बैठी हुई है वो हम पे अटैक करने वाले हैं। तो सारे जवान अलर्ट थे। देखो, रात में जो है ना, एक ड्यूटी वाले सेंट्री तो होते ही होते हैं। जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बैठे रहता है। तो कहते हैं कि लगभग सुबह के 3 बजे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे जो सेंट्री था, उन्होंने कंपनी कमांडर साहब को बोला कि साहब चाइनीज़ ब्रिगेड हम पे अटैक करने आने वाली है। तो कंपनी कमांडर साहब ने बोला ठीक है, आप सभी लोग अलर्ट हो जाओ, एकदम राइफल कॉक करके रखो, ट्रिगर के अंदर उंगली रखो। तो सारे जवान एकदम अलर्ट थे। मैं बता दूं, उस समय जो है इंडियन आर्मी के पास भाई 303 राइफल थी। अगर 303 राइफल आप लोगों ने देखी होगी तो उसके हालत के बारे में जानते हो, कैसी राइफल थी और क्या थी। और चाइनीज आर्मी के पास ऑटोमेटिक राइफल हुआ करती थी। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने बोला सर चाइनीज आर्मी एडवांस कर रही है। तो कंपनी कमांडर साहब ने बोला तुम अलर्ट रहो और आने दो। जब 400 मीटर जब राइफल के रेंज में आई ना, तब ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलता है सर 400 मीटर पे आ गई है। तो कंपनी कमांडर साहब ने बोला आप अलर्ट रहो, अभी फायर नहीं करना है। 300 मीटर, 200 मीटर, कहते हैं कि चाइनीज आर्मी 100 मीटर के अंदर भी आ गई थी, तब भी कंपनी कमांडर साहब ने फायर का ऑर्डर नहीं दिया। जब कहते हैं कि 100 मीटर के बाद जब एडवांस कर रही थी, तब कंपनी कमांडर साहब ने पूरी कंपनी को ऑर्डर दिया था फायर। तो दोस्तों, उन सोल्जर्स को मैं मानता हूँ। जब मैं उस चुशूल सेक्टर के उस पहाड़ी पे खड़ा होके, जब आज भी वहाँ पे गिरे हुए एमुनेशन, इवन शूज़, अभी भी ड्रेसेस जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और वायर पड़ा हुआ है जो पोस्ट को उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था तार से, वो तार अभी तक पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जो जवानों ने पत्थर की पोस्ट बनाई थी लड़ने के लिए, वो सारी पोस्ट अभी भी मौजूद है वहाँ पे। तो जब 100 मीटर के अंदर आई, कंपनी कमांडर साहब ने जब फायर का ऑर्डर दिया, तो कहते हैं कि चाइनीज आर्मी की एक कंपनी पूरी तरीके से साफ कर दी थी। तो इसी तरह कहते हैं कि सुबह सुबह चाइनीज आर्मी ने लगातार 7 बार अटैक किया था, 7 बार। तो ये लगा लो कि लगभग एक पूरा ब्रिगेड आ गया था चाइनीज आर्मी का। तो 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने लगभग कहते हैं कि 1300 चाइनीज आर्मी को मार गिराया था। इस दौरान हमारे जवान भी कुछ शहीद हो गए थे। जब लास्ट में 20 से 25 जवान बचे हुए थे, तो कहते हैं
कि जवानों ने ना जब गोलियां ख़त्म हो गई थी तब जो है बेनेट फाइटिंग की थी। बेनेट फाइटिंग, बेनेट आप लोग जानते होंगे, जो राइफल के आगे लगता है चाकू जैसा, उसको बोलते हैं। तो उस हाड़ कपाने वाली ठंड में जो है जवानों, चाइनीज आर्मी के पास ऑटोमेटिक वेपन थे उस समय, हमारे पास 303 थी। हमारे जवानों ने कहते हैं जो है चाइनीज आर्मी पर बेनेट से वार किया। और कई किताबें तो ये भी कहती हैं कि चाइनीज आर्मी ने ऐसे कपड़े पहने थे कि बेनेट भी नहीं घुस रहा था। तब कहते हैं कि हमारे जवानों ने जो है बट से भी लड़ाई की थी। बट किसको कहते हैं? जो राइफल का पिछला भाग होता है, उससे लड़ाई की थी। जब कंपनी कमांडर साहब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जा रहे थे जवानों को समझाने, जब जवान हमारे 20 से 25 जवान रह गए थे, तब कहते हैं कि कंपनी कमांडर साहब के भ्रष्ट लगा। उसके बाद जवान इतने जो है, जो बचे कुचे जवान थे, वो इतने रौद्र रूप ले लिया था कि कहते हैं कि राइफल के बाद जब काम नहीं आई तो उन्होंने पत्थर से मार मार के भी चाइनीज आर्मी को जो है मार गिराया था। तब कहते हैं जो जवान अभी बचे हुए थे, स्पेशली यार मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो सोल्जर बचे हुए थे, उनका नाम रामचंद्र जी, वो जो है जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो उनको स्पेशल इनवाइट किया गया था, तो उनसे मिलने का मौका मिला था और उनसे पूरे युद्ध की जानकारी मिली थी। और वो लोग भी मिले थे जो सिविलियन, जो हमारी जवानों की बॉडी को, जो रजंगला मेमोरियल बनाया गया है जहाँ पर जवानों को चिता की अग्नि दी गई थी, वहाँ पर लाए गए थे। उन जो सिविलियन लेके आए थे उनसे भी, जो जिंदा थे, अभी 2-3 सिविलियन से मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला है। तो उन सब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि लास्ट में जब एक हवलदार जी थे, जब 6 जवान बचे थे और 114 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो 6 या 7 जवान बचे थे उनमें से जो जवान हवलदार साहब के पास गए कि साहब कंपनी कमांडर साहब नहीं रहे, तो हवलदार साहब ने क्या बोला पता है? कंपनी कमांडर साहब को के ऊपर बर्फ़ डाल दो और बर्फ़ के ऊपर तुम सो जाओ, ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें कमांडर कौन था। देखो, एक जवान ना क्या चाहता है, उसने अपनी कंपनी कमांडर को ही छुपा दिया। ये होती है एक जवान की, जो कहते हैं ना कि दिल से, कि मैं चाहे चले जाऊं लेकिन मेरे कंपनी कमांडर का कौन था और यहाँ पे जो मैं वॉर लड़वा रहा था वो कौन था, उसकी आइडेंटिटी छुपा देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये वॉर इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि वो जगह पे मैंने 7 से 8 बार पेट्रोलिंग की है, और जब भी मैं उस जगह पे जाता था या हमारी टीम वहाँ पे जाती थी, जब मैं वो एमुनेशन के खाली खोके, कहीं कहीं पे मोटार के गोले भी पड़े हुए हैं, जब ये, और कहीं कहीं पे इवन जो बूट पहनते हैं सेना के जवान और पीटी शू पहनते हैं, वो भी जो है अभी तक वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो नज़ारा देखता था तो तब मैं वॉर डिस्क्राइब करता था कि 122 लोगों ने जब 1300 चाइनीज आर्मी को मार गिराया था, तो वो सिचुएशन क्या होगी, उन जवानों ने ऐसा कैसे किया होगा। जब मैं वहाँ पे दिमाग लगाता था, मतलब सोचता था यार, वो अलग ही मंजर होता था कि वो जवान कैसे होंगे, उन्होंने कैसे ये वॉर लड़ा था ऐसे टरेन में। जब आपको जो है वहाँ पे, हम गर्मियों के टाइम में जो है मैंने एक्चुअली जो है गर्मी के टाइम पे पेट्रोलिंग की, जब ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी थी तो हमारी कंपनी चेंज हो गई थी वहाँ से, तो कुछ विंटर्स में, कुछ समर में मैंने जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग की है। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि वो जवान क्या होंगे जब, जो इस टरेन में लड़े होंगे। तब ये बात जब वॉर ख़त्म हो गया, जब जवानों की गिनतियां शुरू होने लग गई, जब आर्मी हेडक्वार्टर में चुसूल वाली बात आ गई, तो जब ये सोल्जर जो बच गए थे ना, 8 सोल्जर,
वो जो है आर्मी हेडक्वार्टर में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उनसे पूछा जाता था कि आप जो है भाग के आए हो, आपका क्या, आपने क्या देखा युद्ध में। तो वो सब बताते हैं, तो वो आर्मी हेडक्वार्टर बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो। देखो, सोल्जर कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये आपको मानना चाहिए। जब वहाँ पे एक टीम बनाई गई, एक ब्रिगेडियर साहब गए थे वहाँ पे, जब वहाँ का मंजर देखा ना, तो कहते हैं कि जो नर्सिंग असिस्टेंट भैया थे उनके हाथ में इंजेक्शन था, कई जवानों के हाथों में, हमारे जवानों के हाथों में राइफल थी, कई जवानों की राइफल टूट चुकी थी लड़ाई में, कई जवानों के हाथों में पत्थर थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? कंपनी कमांडर साहब बर्फ़ के अंदर ही मिले थे। मीन्स कि हमारे जवानों को देखो, उन्होंने अपने कंपनी कमांडर साहब को जो है कैसे जो है एकदम छुपा के रखा हुआ था। तो भैया उसके बाद जो, मैं कंपनी कमांडर साहब का नाम बताना भूल गया, कंपनी कमांडर साहब थे मेजर शैतान सिंह परमवीर चकरा। तो जब भी मैं उस जगह को याद करता हूँ या इस युद्ध को याद करता हूँ, तो भैया मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता था, एक ही चीज़ आता है या आता था जिस समय वहाँ पे प्रेजेंट था, कि वो कौन जवान होंगे जो इस मुश्किल घड़ी में विदाउट क्लोथिंग, विदाउट एमुनेशन, विदाउट राशन लड़े थे। दोस्तों, आजकल की जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ मिलती हैं डिफेंस में, जिस हिसाब से इक्विपमेंट मिलता है, जिस हिसाब से राशन मिलता है, राशन तो ऐसा मिलता है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। अगर वो बिलेनियर भी होता है ना, वो वाला राशन वहाँ पे मिलता है जो वो लोग खाते हैं। तो जब भी इस युद्ध के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है यार कि हेड्स ऑफ यार, मेरे गूज बम्ब आ जाते हैं। आई थिंक मैं इस स्टोरी को ऐसे नरेट नहीं कर पाया हूँगा जैसे लोग करते हैं। देखो, मैं एक अच्छा ओरेटर नहीं हूँ, ये मेरा पहला वॉर का डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो भैया उन जवानों के लिए जय हिंद ज़रूर कह देना। फिर आऊँगा एक नए वॉर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।